हेलो साथियों। सिनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास के माध्यम से ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहे थे टॉपिक्स, और उसी कड़ी में जो है आज हम लोग बात करेंगे अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में। आज का टॉपिक ये रहने वाला है। अभी तक हम लोग वोल्केनोज के बारे में, कॉन्टिनेंटल रिफ्ट थ्योरी के बारे में, ये सब चीजें बात कर चुके हैं। और आप लोग इस रिवीजन मोड में जो है रहते हुए, मेरे ख्याल से आप जो है 20-25 दिन या महीने भर में ज्योग्राफी वाली पार्ट को आसानी से निपटा दोगे। ठीक है। और बाकी आप लोग जो है एनसीईआरटी को एक बार अपने तरीके से जरूर पढ़ लेना। 11th की एनसीईआरटी आपको पक्का पढ़नी है। उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है। ना किसी के पढ़ाने से, ना किसी के कुछ करने से, एक बार खुद से जरूर पढ़नी है। ठीक है। ये टॉपिक्स के जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने टॉपिक में सारी चीजें डाल रखी है, तो यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। बट एनसीईआरटी जो है वो खुद से एक बार जरूर आपको रिवाइज कर लेना है या पढ़ लेना है। इसका आप लोग ध्यान रखें। ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? अर्थक्वेक, भूकंप। भूकंप जो है बेसिकली आपको क्यों जरूरी है ये भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। पढ़ना पढ़ना क्यों जरूरी है, भूकंप, अर्थक्वेक जो है वो क्यों आवश्यकता है पढ़ने की। तो देखो, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जो हम लोग जानते हैं ना, वो हम दो तरीकों से जानते हैं। एक तरीका हमारे पास है कि हम लोग जाने अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में किस मोड से, कि जो डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड मतलब जिसको हम लोग छू सकते हैं डायरेक्टली। रॉक को छू सकते हैं तो उसको हम लोग स्टडी करके पता कर ले। एक इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मतलब क्या हो गया? जैसे कि अर्थक्वेक है अपने आप में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। इन सब चीजों के बारे में जो है हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसके थ्रू जो है इनडायरेक्टली हम अर्थ के बारे में जान रहे होते हैं। तो अर्थक्वेक जो है उसके अंदर जो आपकी सीस्मिक वेव्स होती है, भूकंपीय तरंगें जो होती है, उससे हम लोग जो है इसके बारे में इनडायरेक्टली जान पाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंस है। तो अर्थक्वेक के अंदर जो सीस्मिक वेव्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए, राइट। तो चलो करते हैं शुरू फिर। अर्थक्वेक आपके सामने किस चीज को कहते हैं? भूकंप। पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहते हैं। अचानक जो एनर्जी रिलीज होती है, अर्थक्वेक आ जाता है आपका। अचानक जो एनर्जी रिलीज होती है उसके कारण जो सेकिंग ऑफ अर्थ होता है, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी के कारण जो अर्थ का सेकिंग होता है, इस प्रकार से हिलना, दैट इज द अर्थक्वेक। ठीक है। तो क्या होता है? ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से अचानक ऊर्जा मुक्त होने के कारण भूकंप आते हैं। ऊर्जा मुक्त होने पर भूकंपीय तरंगों के रूप में चारों ओर फैल जाती है। यानी सीस्मिक वेव्स होती है वो चारों तरफ फैल जाती है। और भूकंप विज्ञान को क्या कहते हैं? सीस्मोलॉजी। तो सीस्मोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज सीस्मोलॉजी। ठीक है। भूकंपीय तरंगों का मापक जो है, मापन किससे किया जाता है? सीस्मोग्राफ से। सीस्मोग्राफ से जो आप भूकंपीय तरंगों को, अर्थक्वेक वेव्स आपको पूछे कोई किससे मापते हैं, तो आप मापते हो इससे, सीस्मोग्राफ के माध्यम से, राइट। उसके बाद फिर आपका एक है एपिसेंटर। एपिसेंटर और फोकस, ये क्या है? जहां से अर्थक्वेक आपका अर्थ के अंदर शुरू होता है, जिस पॉइंट से आपका अर्थक्वेक शुरू होता है, उस पॉइंट को आप बोलते हैं फोकस। जैसे कि दिस इज द अर्थ। ठीक है, दिस इज द अर्थ। अर्थ के अंदर जब यहां से आपका अर्थक्वेक शुरू हुआ है, तो अर्थक्वेक जो है वो यहां से आपकी, इसकी जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट ये है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और जो अर्थ के बिल्कुल, इसके बिल्कुल ऊपर की तरफ, अर्थ के सरफेस के ऊपर, फोकस के बिल्कुल वर्टिकली अबो, फोकस के बिल्कुल वर्टिकली अबो, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एपिक सेंटर। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? एपी सेंटर। या फिर हम लोग क्या कह देते हैं इसको? एपी सेंटर और अधिक के अंदर। ठीक है, अधिक के अंदर कह देते हैं। तो वही चीज आगे आपको बता रखी है। तो फोकस क्या है? तो फोकस क्या होता है आपका, ये पता होना चाहिए। ये देखो, इसमें ऐसे ही चीज दिखा रखी है। ये फोकस हो गया, ये अर्थ के सरफेस के ऊपर एपिसेंटर होता है। ये क्वेश्चन जो है गलत नहीं होना चाहिए कभी भी। फोकस जो अर्थ के इनसाइड की बात होती है, और आपका ये जो है अधिक के अंदर जो है अर्थ के अंदर होता, आपका फोकस जो अर्थ के अंदर होता है, लेकिन एपिक सेंटर अर्थ के ऊपर होता है, सरफेस पे। तो फोकस वह स्थान है जहां से ऊर्जा मुक्त होती है, जिसके कारण भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। इसे भूकंप का उद्गम केंद्र भी कहते हैं। तो भूकंप का ओरिजिनेटिंग जो सेंटर है वो क्या है? फोकस ही है, राइट। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो है दूसरी बात क्या है? दूसरी बात आपका एपी सेंटर क्या है? यह स्थान पृथ्वी की सतह पर फोकस के ऊपर बिल्कुल, तो उसको क्या कहते हैं? आपके अंदर के ठीक ऊपर। तो उसको हम लोग अधिकेंद्र या एपी सेंटर कहते हैं। ठीक है। इस स्थान पर भूकंपीय तरंगे सर्वप्रथम पहुंची है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले भूकंपीय तरंगे जो है कहां पर पहुंचती है? तो एपी सेंटर पर सर्वप्रथम पहुंचती है। तो सबसे पहले एपी सेंटर पर। तथा भूकंप के कारण होने वाला सर्वाधिक विनाश भी कहां होगा? इसी क्षेत्र में होगा। अब आगे आपसे पूछ लेता है कहां नहीं पूछती है, ये वो सब हम लोग देखेंगे। पहुंचती कहां है और कहां नहीं है वो हम लोग देख लेंगे। इसके बाद जो है वो भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की बेसिकली हम लोग मानते हैं। और उसमें भी जो है एक भूगर्भिक तरंगे जो होती है,
एक आपकी जो है धरातलीय तरंगें होती है। दो प्रकार से अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो भूगर्भिक तरंगें जो है वो कौन सी है, एक आपकी पी वेव्स है, एक आपकी एस वेव्स है, और तीसरी जो धरातलीय तरंगें हैं वो कौन सी है, एल वेव्स। ठीक है, लव वेव्स भी कह देते हैं हम लोग। तो सरफेस वेव जो है, तो ये आपकी लव वेव्स ही होती है, सरफेस वेव्स भी है। ठीक है, एस वेव सेकेंडरी वेव, पी वेव प्राइमरी वेव। तो प्राइमरी प्राथमिक और सेकेंडरी द्वितीयक। तो ये दो प्रकार की भूगर्भिक है, यानी अर्थ के अंदर धरातलीय तरंगे एल वेव्स होती है। डिस्ट्रक्शन एल वेव्स ही करती है मैक्सिमम, प्राथमिक और सेकेंडरी जो ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं करती है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद आपकी बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स को किसको कहते हैं हम लोग, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स को क्या कहते हैं, भूगर्भिक या बॉडी वेव्स। यही जो है आपकी क्या है, भूगर्भिक या बॉडी वेव्स है। तो इसमें क्या है, हम लोग प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव क्या है, इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं, क्योंकि इन तरंगों का निर्माण सबसे पहले होता है। तो सर्वप्रथम कौन सी तरंगे बनती है, क्वेश्चन बन सकता है, प्राइमरी वेव्स बनती है। घनत्व बढ़ने के कारण इन तरंगों की गति भी बढ़ जाती है। मतलब क्या है कि ये गैस के अंदर जो है इनकी स्पीड कम होगी, सो आपकी उसके बाद लिक्विड होगा, उसमें स्पीड बढ़ेगी, और सॉलिड में जो है इनकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है। तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी, उनका जो है ना स्पीड क्या है, बढ़ जाती है। और मैक्सिमम जो है इनकी स्पीड किस में होती है, ऐसा करके क्वेश्चन बन सकता है। तो मैक्सिमम स्पीड जो है पी वेव्स की, प्राइमरी वेव्स की किस में होती है, सॉलिड में होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो घनत्व बढ़ने के साथ साथ प्राइमरी वेव्स की गति भी बढ़ती है, यानी स्पीड भी बढ़ती है। इन तरंगों की औसत गति लगभग 6 से 13 किलोमीटर पर सेकंड होती है। यह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, यानी ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, जिनमें कणों का कंपन तरंग की दिशा में होता है। जिस जिसमें वेव्स जो है ट्रेवल करती है, उसी डायरेक्शन में जो है उसके जो आपके जो आपके एक तरह से हम लोग कह सकते हैं जो कण है या अणु है, उनका जो कंपन होता है वो उसी जो है डायरेक्शन में होता है। तो इसीलिए जो है जिन पार्टिकल्स का वही डायरेक्शन में जो है कंपन होगा जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यह तरंग सभी माध्यमों में चल सकती है। यह तरंग सभी माध्यमों में मतलब सॉलिड में भी चल सकती है, लिक्विड में भी चल सकती है, और गैस में भी चल सकती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। पी वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू ऑल द थ्री मीडियम्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह की बातें जो आपको पता होना चाहिए, इस तरह की चीजें जो आपसे पूछी जाती है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ऑल द थ्री फॉर्म्स जो है आपको पता होना चाहिए, उनमें से ट्रेवल कर सकती है। इसके बाद क्या है, एस वेव्स। एस वेव्स के बारे में क्या है, तो देखो एस वेव जो है ये द्वितीयक वेव्स है। एस वेव्स क्या है, द्वितीयक तरंगे हैं। दिख रहा है आपको, एस वेव जो है वो आपकी द्वितीयक तरंगे हैं। एस वेव जो है आपकी सेकेंडरी वेव्स है। इनकी जो है आपकी गति कितनी होती है, 4 से 7 किलोमीटर इनकी गति होती है, यानी स्पीड जो होती है इनकी 4 से 7 किलोमीटर होती है। और घनत्व बढ़ने के साथ साथ इन तरंगों की गति बढ़ती है। ठीक है, घनत्व बढ़ने के साथ साथ इन तरंगों की गति बढ़ती है। यह अनुप्रस्थ तरंगे हैं जिनके कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होता है। यह तरंगे केवल ठोस माध्यम से में चलती है, केवल जो है सॉलिड में से ट्रेवल कर सकती है। ये लिक्विड और गैस में ट्रेवल नहीं कर सकती, लिक्विड और गैस में ट्रेवल नहीं कर सकती। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। वो प्राइमरी वेव तीनों में से ट्रेवल कर सकती थी, ये केवल जो है सॉलिड में से ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड गैस से ट्रेवल ही नहीं कर सकती है। तो सेकेंडरी वेव में ये वाली बात जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट, ये वाली बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद जो आपकी सरफेस वेव्स है, सरफेस वेव्स कौन सी होती है, एल वेव्स। इन्हें लव वेव्स भी कहते हैं। इन वेव्स को क्या कहते हैं, लव वेव्स भी कहते हैं। इन वेव्स को लव वेव्स भी कहते हैं, लव वेव्स भी कहते हैं, लव तरंगे भी कहते हैं। कौन सा प्यार जताती है पता नहीं है क्यों कहते हैं लव वेव्स। ठीक है, बट डिस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा यही करती है, जिसको प्यार में डिस्ट्रक्शन होता है इसका मतलब फिर। ठीक है, तो लव वेव्स जो है वो इनको कहते हैं, ये बात ध्यान रखना है। इन्हें लव तरंगे कहते हैं। इन तरंगों की गति सबसे कम होती है। इनकी औसत गति जो है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, पृथ्वी पर भूकंप के कारण होने वाला सर्वाधिक विनाश जो होता है वो एल वेव्स या सरफेस वेव्स के कारण ही होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रक्शन नहीं करती है। ये बात आपको ढंग से पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलो। उसके बाद है सेडोजोन। सेडोजोन का मतलब क्या है कि जहां भूकंप क्रिएट हुआ, जहां से भूकंप ओरिजिनेट हुआ, उसके बाद जो वेव्स है वो जा रही है, वो जहां तक जा रही है ठीक है। जिस क्षेत्र में नहीं जा पा रही है, तो जो क्षेत्र बच गया जहां पर जो आपकी ये सिस्मिक वेव्स यानी भूकंपीय तरंगे नहीं पहुंच पाती है, उसको सेडो जोन कहते हैं। क्या होता है देखिएगा, यह वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड नहीं होती, उसे भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं। छाया क्षेत्र का निर्माण बाहरी कोर के द्रव अवस्था में होने के कारण होता है। छाया क्षेत्र पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन में सहायक होती है। बिल्कुल, इससे हम लोग को क्या पता लग जाता है, प्राइमरी वेव जो है वो तीनों में ट्रेवल कर सकती है।
सेकेंडरी जहां पर नहीं जा पा रही है, इसका मतलब वहां या तो सॉलिड है, वो लिक्विड है, या गैस है, क्योंकि सेकेंडरी वेव किस में जा सकती है? ओनली इन द सॉलिड्स। अगर वो नहीं जा पा रही है कहीं, इसका मतलब पृथ्वी के अंदर क्या है? वहां पर या तो लिक्विड है, गैस है। तो ऐसे हम लोगों को पृथ्वी के आंतरिक भाग की स्टडी करने में सीस्मिक वेव्स बड़ा ही अध्ययन करती है। ठीक है, तो ये बात बता रखी है। अब पी तरंगों का छाया क्षेत्र क्या होता है, इसको समझ लेना एक मिनट ढंग से। देखो, प्राइमरी वेव जो होती है वो क्या करती है? प्राइमरी वेव जो है आपकी, वो इस प्रकार से है, जैसे यहां से ओरिजिनेट हुई, तो वो इस प्रकार से जाएगी, तरंगे जो है, वेव्स है, वो इस प्रकार से जाएगी। ये रिफ्रैक्शन इस प्रकार से है उनका, ये इस प्रकार से जा रही है, इस प्रकार से जा रही है। उसके बाद ये तो इसके अंदर ट्रेवल कर सकती है ना, अंदर की तरफ जो कोर है, वो हम लोग मानते हैं कि आउटर कोर जो है अर्थ की, वो लिक्विड अवस्था में है। ऐसा माना जाता है कि आउटर कोर जो है अर्थ की, वो लिक्विड है। अब वो लिक्विड है, तो इसे तो जा सकती है लिक्विड में भी, बट लिक्विड में जैसे ही एंटर करेगी, तो उसका जो नॉर्मल रूटीन था उससे थोड़ी सी भटक जाएगी, और इस प्रकार से आगे चल के फिर से इस प्रकार से रिफ्रेक्ट करने लग जाएगी। ठीक है ना? इस प्रकार से आगे चल के रिफ्रेक्ट करने लग जाएगी। तो जो ये वाला एरिया बच गया इसका, जो ये वाला एरिया बच गया है, ये वाला एरिया जहां पर अर्थक्वेक वेव्स यानी सीस्मिक वेव्स रिकॉर्ड नहीं हुई है, दैट एरिया इज कॉल्ड शैडो जोन। और ये एरिया कहां से कहां तक है? तो ये एरिया 103 से लेके 142 डिग्री के बीच में है, दोनों तरफ। यानी अर्थ का जो है 360 डिग्री होता है, इधर जीरो मानोगे तो जीरो से 180, 180 डिग्री हो गया। तो 103 डिग्री से 142 डिग्री के बीच में यहां पर नहीं रिकॉर्ड हुई, एक तो एक 103 से 142 डिग्री जो है यहां पे रिकॉर्ड नहीं हुई। तो दोनों तरफ दिस रीजन इज द शैडो जोन ऑफ पी वेव्स। प्राइमरी वेव जो है 103 से 142 के बीच में नहीं आती है, आगे चली जाती है, क्योंकि लिक्विड है ये एरिया। अब लिक्विड में जाएगी तो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये गैप बच जाता है, तो इसीलिए जो है इसको शैडो जोन बोलते हैं। पता होना चाहिए, 103 से 142 के बीच में दिख रहा होगा आपको, कई जगह 105 से 145 भी लिखा होता है। क्लियर? आगे वही बात बता रखी है, फिर आपको क्या बता रखा आपको आगे, आपको ये देख लो। पी तरंगों का छाया क्षेत्र अधिकेंद्र के सामने, पी तरंगों का छाया क्षेत्र अधिकेंद्र के दोनों ओर 103 डिग्री से 105 डिग्री 142 डिग्री के बीच होता है। 103 डिग्री से 142 की कोणीय दूरी के बीच पाया जाता है। बाहरी कोर में प्रवेश करने पर पी तरंगे अपवर्तित हो जाती है, जिसके कारण यह छाया क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, एस तरंगों का छाया क्षेत्र क्या है? देखो, एस तरंगे जो है वो केवल सॉलिड में ट्रेवल कर सकती है, ये लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती। और अर्थ का जो ऊपरी मामला तो पूरा का पूरा सॉलिड है, लेकिन जैसे ही ये इंटर जो आपकी आउटर कोर में जाएगी, यानी बाह्य जो आपकी कोर है, क्रोड जो है बाहरी, उसके अंदर जब जाएगी तो यहाँ पे लिक्विड है। तो लिक्विड में तो एस वेव ट्रेवल नहीं कर सकती। एस वेव जब लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती है, तो ये वाला पूरा का पूरा जो है आपका क्या बन जाएगा? दिस रीजन जो है, this whole region become the shadow zone, this whole region become the shadow zone। ये पूरा का पूरा जो है आपका ये shadow zone बन गया। यहाँ पर एस वेव्स नहीं आएगी, एस वेव्स का shadow zone है। पी वेव्स का कहां था? 103 से 145, लेकिन एस वेव्स का क्या है? ये पूरा का पूरा रीजन जो है 103 डिग्री के बाद पूरा का पूरा जो है, ये आपका 103 डिग्री से इधर 180 डिग्री तक, और 103 से 180 तक इधर, ये पूरा का पूरा जो है एस वेव्स का शेडो जोन। यानी एस वेव्स अगर यहां जनरेट हो रही है, तो इस क्षेत्र में एस वेव्स का कुछ भी फील नहीं होगा। जैसे पी वेव्स का 103 से 145 के बीच में फील नहीं होती, वैसे एस वेव जो है 103 से आगे फील ही नहीं होगी आपको, 103 तक ही फील होती है, 103 डिग्री तक। ठीक है, तो ये बात जो है एस वेव्स है के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो ये एस वेव जो है, एस तरंगों का छाया क्षेत्र अधिकंदर के दोनों ओर 103 डिग्री से 103 डिग्री के बीच पाया जाता है। एस तरंगों के छाया क्षेत्र का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि एस तरंगे ठोस माध्यम में ही, केवल ठोस माध्यम में ही गति कर सकती है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक होता है। बिल्कुल शैडो जोन बड़ी है, बिल्कुल शैडो जोन बड़ी है ना एस तरंगों की। फिर है भूकंपीय तरंगों का मापन। हम लोग अर्थक्वेक को कैसे मेजर करते हैं? तो अर्थक्वेक को मेजर करने का तरीका जो है, दैट इज द रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या है? रिक्टर स्केल जो है, ये भूकंप को के दौरान जो मुक्त हुई एनर्जी होती है, उसको मापने के लिए एक आपका रिक्टर स्केल यानी एक मापन यंत्र है। यह भूकंप के परिमाण को, मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। इसको मेजर करता है, भूकंप के मैग्नीट्यूड को मापता है, यह भूकंप के परिमाण को मापता है। रिक्टर स्केल मात्रात्मक स्केल है। मात्रात्मक मतलब क्या है? क्वांटिटेटिव स्केल है ये। क्यों? क्योंकि इस स्केल में 0 से 9 तक की इकाइयां होती है। कितना नंबर होता है इसमें? 0 से लेके 9 नंबर तक। ये जो एक एक बात मैं बता रहा हूं, ये सब क्वेश्चन का फॉर्मेट है। सब की बात जो है क्वेश्चन में आती है किसी ना किसी रूप में, तो ढंग से पता होनी चाहिए। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछी जा सकती है।
आप लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग फील करोगे इस चीज को। ठीक है, तो 0 से 9 के बीच में जो है इस स्केल में इकाइयां होती है। यह एक लघु गुणक स्केल है जिसमें एक इकाई बढ़ने पर भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है। यानी किसी जगह पर 5 रिक्टर स्केल पे 5 का जो है 5 पॉइंट का अगर अर्थक्वेक आया है और किसी दूसरे जगह पे 6 का आया है, तो एक नंबर बढ़ने पे जो आपका डिस्ट्रक्शन लेवल है वो कितना बढ़ जाएगा? वो बढ़ जाएगा आपका 10 गुना। भूकंप की तीव्रता कितनी बढ़ गई? 10 गुना बढ़ गई। और अगर वहीं पर 5 की बजाय दूसरे जगह पे 7 लेवल का है, तो ये आपकी 100 गुना बढ़ जाएगी, 100 गुना। ये बात ध्यान रखना, कहीं आप लोग 10 और 10 20 जोड़ लो, 100 गुना बढ़ जाती है भाई साहब। 5 से 7 के बीच में कितने गुणे का फर्क होगा? 100 गुना का फर्क होगा तीव्रता का। ठीक है, एक पॉइंट पे 10 गुना, 2 पॉइंट पे 100 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो कहीं आप लोग 10 और 10 20 गुना बढ़ जोड़ लो, ऐसे जोड़ नहीं करना है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके आगे क्या है? आगे क्या है ये देखो। अ, उच्च तीव्रता के भूकंप के मापन के लिए आजकल क्या है, मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का उपयोग किया जाता है। नहीं चाहिए। मर्कोली स्केल क्या है? मर्केली स्केल जो है वो आपका क्या है, इस स्केल द्वारा भूकंप के कारण होने वाले प्रत्यक्ष हानि, डिस्ट्रक्शन को मापा जाता है। वो क्या नाप माप रहा था? मैग्नीट्यूड। ये क्या माप रहा है? डिस्ट्रक्शन माप रहा है। ये डिस्ट्रक्शन, क्षति जो है, कितनी हानि, कितना जो है डिस्ट्रक्शन हुआ है, इसको मेजर करने के लिए मर्केली स्केल है। वो क्या था? मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भूकंप के कारण होने वाले। ये एक गुणात्मक स्केल है। ये क्या है? क्वालिटेटिव स्केल है। वो क्या था? क्वांटिटेटिव था। ये क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव गुणात्मक है। मर्केली स्केल में 1 से 12 तक इकाइयां होती है। आजकल मॉडिफाइड मर्केली स्केल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ध्यान रख लेना। इसके बाद है भूकंप के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। कारण में सबसे पहले रीजन, एक तो नेचुरल फैक्टर हो सकता है, एक एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव जनित फैक्टर हो सकता है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक कारक हो सकता है। तो प्राकृतिक में कौन कौन है? एक तो आपका टेक्टोनिक एक्टिविटीज, यानी प्लेट विवर्तनी जो है उसके कारण हो सकता है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण। उसके बाद वोल्केनोज के कारण हो सकता है, ज्वालामुखी निकले तो। प्लेट विवर्तनी हो गया, उसके बाद ज्वालामुखी हो गया। उसके बाद आपका क्या हो सकता है? फोल्ट फॉर्मेशन। फोल्ट फॉर्मेशन यानी फोल्ट निर्माण होने के कारण भी भूकंप आ सकते हैं। आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट। आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट क्या है? पृथ्वी अपने समस्थानिक जो है एडजस्टमेंट करती है, यानी उसके कारण पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादातर होता है ऐसा, तो वो आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट हो सकती है। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। इलास्टिक रिबाउंड क्या है? जो अर्थ की चट्टाने हैं उनमें इलास्टिसिटी है, वो एक दूसरे से खींची जा रही है। एक पॉइंट आएगा जब एक दूसरे से टूट जाएगी तो झटका लगेगा ऐसे। दैट इज द इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। उसके बाद कॉन्ट्रेक्शन ऑफ अर्थ। अर्थ के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण जो है, ये आपके नेचुरल कारण है जिसके कारण भूकंप आ सकता है। उसके बाद एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर क्या है? माइनिंग है, डैम है, एक्सप्लोजन है। यानी अगर आप एक्सप्लोजन कर रहे हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहे हैं, तब भी तो आ सकता है ना भूकंप। तो मानव जनित कारण हो गया। डैम, जो आपके डैम के कारण जो है, डैम इंड्यूस्ड आपके अर्थक्वेक भी आते हैं। भूकंप जो है आपका आपकी बांधों के कारण भी आता है। उसके अलावा माइनिंग एक्टिविटी करते हैं, तो माइनिंग करते टाइम पर भी भूकंप आ सकते हैं। तो ये मानव जनित है, क्योंकि माइनिंग मतलब समझते हो, खनन तो हम ही कर रहे हैं ना, मनुष्य कर रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। उसके बाद नेचुरल कारक को यहाँ पर पढ़ाया गया है कि नेचुरल कारक जो है, या लिखा गया है यहाँ पर कि जो आपके प्राकृतिक कारक है वो कौन कौन से हैं। उन्हीं को एक्सप्लेन कर रखा है आगे, और कुछ नहीं है। क्या क्या एक्सप्लेनेशन है? कि प्लेटों की गति के कारण भूकंप आते हैं। कौन सी प्लेटें इधर उधर जाती है एक दूसरे से, वो प्लेट टेक्टोनिक के कारण आते हैं। अभी सारी प्लेट किनारों पर सबसे अच्छा ये बात पता होनी चाहिए, जो आपकी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, वहां पर जो है वो ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप आते हैं, जहां पर दो प्लेटें मिल रही होती है। ठीक है, कन्वर्जेंस हो रहा है वहां पे आपके ज्यादा आते हैं, और जहां पर डाइवर्जेंस हो रहा है वहां पर कम जो है तीव्रता वाले आते हैं। तो अब सारी था संरक्षित प्लेट बाउंड्री पर, यानी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री पर मध्यम से निम्न तीव्रता के भूकंप आते हैं। अधिकतम भूकंप प्लेट किनारों पर वाले क्षेत्र में आते हैं, ये बात भी पता होनी चाहिए। उसके बाद ज्वालामुखी। ज्वालामुखी निकलेगा तो विस्फोट होगा, विस्फोट के कारण भूकंप आ सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। इट्स इजी, सिंपल। ठीक है, तो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान होने वाले विस्फोट के दौरान भूकंप आते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान होने वाले विस्फोट के कारण भी भूकंप आ सकते हैं। उसके बाद है भ्रंश निर्माण। यानी भ्रंश निर्माण में क्या, किसी भूभाग में दो विपरीत दिशाओं में बल लगने पर भ्रंश का निर्माण होना। यानी अलग अलग जो है डायरेक्शन में, अगर अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर एक भ्रंश यानी फोल्ट बन जाता है। तो फोल्ट बनने के कारण जो है आपकी मुक्त होने वाली ऊर्जा से भूकंप आ जाता है। तो फोल्ट फॉर्मेशन के कारण भी हो सकता है, यानी भ्रंश निर्माण के कारण भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है आपका
समस्थितिक समायोजन यानी आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट, संतुलन बिगड़ने पर पृथ्वी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा उसे पुनः बनाने का प्रयास करती है। इसके कारण भूकंप आते हैं। अतः अधिकतम भूकंप पर्वतीय क्षेत्रों एवं तटवर्ती क्षेत्रों में आते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी। इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी। इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी। इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी, ये क्या है? इसके अंदर देख रहे हो, एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये और ज्यादा लग रहा है, ये और ज्यादा लग रहा है, फाइनली ये टूट के अलग हो गई। टूट के अलग हुई तो एकदम से भूकंप आएगा। एकदम से ऐसे करेगी ना तो मेंटेन करेगी अपने आप को, तो भूकंप आएगा। ठीक है। ये किसने दिया था? ये सिद्धांत जो है प्रोफेसर रीड के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार चट्टाने रबड़ की भांति खींचती है। किसी चट्टान पर विपरीत दिशा में बल लगने पर क्या होता है? इस चट्टान पर विपरीत दिशा में बल लगने पर एक एक सीमा तक चट्टान रबड़ की भांति खींचती है तथा उसके बाद टूटकर अलग हो जाती है। टूटने के बाद विकृत चट्टान पुनः अपना आकार ग्रहण करती है। झटके के साथ आकार में परिवर्तन के कारण भूकंप होते हैं। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी। ये भी साथ में पढ़ लेना, कभी पूछ ले तो। भूपटल का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? वेगा कि पृथ्वी निरंतर जो है ठंडी हो रही है, परंतु जब ये ठंडी होने की प्रक्रिया बढ़ जाती है तब अचानक से जो है भूपटल में संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण भी भूकंप आ जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो। ये हो रह गया। मानव जनित क्या? खनन। खनन में क्या होता है? अत्यधिक खनन गतिविधियों के कारण भूमिगत खाने यानी अंडरग्राउंड जो माइंस होती है उनकी छत ढह जाती है, जिसके कारण एकदम से गिरने के कारण जो है उसमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तो ये वाली बात बताई गई है। बांध के साथ बनाए गए जलाशय के तल की चट्टानों तक अतिरिक्त भार लगता है, वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है। उसके कारण जो है चट्टाने खिसक सकती है, तो वो खिसकने के कारण जो है भूकंप आते हैं। उसके बाद विस्फोटक एक्सप्लोजन करोगे आप, परमाणु धमाका करोगे तो आ जाएगा अर्थक्वेक, दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका विस्फोट के कारण भी। ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है फिर आपका टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप के प्रकार। टाइप्स क्या क्या है तो देखिएगा। टाइप्स में सबसे पहले एक है आपके रीजंस क्या क्या है, उसके आधार पर। रीजंस के आधार पर क्या? नेचुरल फैक्टर हो सकते हैं, एंथ्रोजेनिक फैक्टर हो सकते हैं। नेचुरल में टेक्टोनिक हो गया, वोल्केनिक हो गया, आइसोस्टेटिक वाला हो गया। एंथ्रोपोजेनिक में कोलेप्स अर्थक्वेक यानी डैम वगैरह से आ सकता है, रिजर्वोयर के कारण हो सकता है। ठीक है। कोलेप्स मतलब माइनिंग वगैरह करते हो तो वो आपका माइन जो है वो कोलेप्स कर जाती है, तो उसके कारण हो सकता है। इसके बाद आपका और क्या हो सकता है? यहाँ पर एक्सप्लोजन के कारण भी हो सकता है। इधर की तरफ फोकस देखोगे तो फोकस के आधार पर जो है मॉडरेट अर्थक्वेक हो सकता है, इंटरमीडिएट हो सकता है और डीप हो सकता है। मतलब कि उसका फोकस पॉइंट कहां पर है, जैसे कि यहां पर फोकस है या यहां पर है या यहां पर है, तो कितना डेप्थ है। तो ये ज्यादातर जो है मॉडरेट अर्थक्वेक आते हैं। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट, फिर जो है आपका डीप फोकस वाले। डीप फोकस वाले कहां पर आएंगे? तो डीप फोकस वाले वहां पर आएंगे जहां पर जो जो आपकी दो प्लेटें मिल रही होगी, तो कन्वर्जेंस बाउंड्री जहां पर होती है तो एक प्लेट नीचे जाती है, तो वहां से जो अर्थक्वेक निकलता है वो आपका डीप होता है। उसके बाद लोकेशन के आधार पर लैंड में हो सकते हैं और समुद्र में। तो मरीन और लैंड, लैंड अर्थक्वेक और मरीन अर्थक्वेक, ये क्या है? लोकेशन के आधार पर है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, राइट? ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद क्या है इसमें? प्राकृतिक कारणों के आधार पर भूकंप के प्रकार। नेचुरल कोजिज के आधार पर भूकंप के कारण क्या है तो देखो, विवर्तनिकी गतिविधियों एवं प्लेटों की गति के कारण। एक तो विवर्तनिक हो गया प्राकृतिक कारण, तो विवर्तनिक भूकंप आते हैं अभिसारी प्लेट किनारों पर उच्च तीव्रता, अपसारी पर मध्यम तीव्रता तथा संरक्षित प्लेट किनारों पर निम्न तीव्रता के आते हैं। यानी कन्वर्जेंस में बहुत ज्यादा, फिर डाइवर्जेंस में कम, और इस पे तो और ही कम आते हैं। ये बात ये कहना चाहता है। ठीक है। तो वही बातें एक्सप्लेन कर रखी है इधर की तरफ। ज्वालामुखी भूकंप ज्वालामुखी के कारण आता है। तीव्रता, भूकंपों की तीव्रता ज्वालामुखी की विस्फोटकता पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा विस्फोटक होगा उतना ही ज्यादा तीव्र ज्वालामुखी आ सकता है आपका। ठीक है। भूमध्य सागर में आने वाले भूकंप जो है इसका उदाहरण है आपके पास। हिमालय वाले किसका है? अभिसारी प्लेट का है। ठीक है। उसके बाद समस्थितिक जो है आपका ये रचनात्मक गतिविधियों के कारण आने वाले भूकंप को समस्थितिक कहते हैं, संतुलन जो है बनाने के चक्कर में। उसके बाद मानवजन्य भूकंप कौन से हैं? तो मानवजन्य भूकंप क्या है? ऐसे भूकंप जो भूमिगत खान की छत के ढहने से आते हैं, उसे नियात भूकंप कह देते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है बांध जन्य भूकंप कौन से हैं? बांध जन्य भूकंप यानी डैम इंड्यूस्ड। डैम इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कौन से? ऐसे भूकंप जो जलाशय में स्थित जल के भार के कारण जो है वो आपकी चट्टानों खिसकने से आते हैं। उसके बाद विस्फोट भूकंप कौन से? ऐसे भूकंप जो परमाणु या रासायनिक विस्फोट के कारण आते हैं, इन्हें विस्फोट भूकंप कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है अवकेंद्र के आधार पर सामान्य भूकंप, इस प्रकार के भूकंप अवकेंद्र की
गहराई 0 से 50 किलोमीटर तक आती है, तीव्रता कम होगी। फिर मध्यम में क्या है, 50 से 250 किलोमीटर के आएंगे, तो गहराई ज्यादा से निकल रहे हैं। गहरे भूकंप कौन से होते हैं, 250 से 700 किलोमीटर की गहराई से आते हैं, इसलिए इनको प्लूटोनिक भूकंप भी कहते हैं। और इनकी जो तीव्रता है, स्पीड जो है वो भी ज्यादा होगी। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका स्थिति के आधार पर स्थलीय भूकंप हो सकता है, जलीय भूकंप। जो स्थल पर आ रहा है, स्थलीय है, पानी के अंदर आ रहा है, तो आपकी फिर सुनामी आ सकती है, क्योंकि अगर समुद्र में जलीय भूकंप के कारण सुनामी जैसी ऊंची लहरों का निर्माण होता है, जैसा कि आप जानते ही है, राइट। तो ये आपका क्विकली रिवाइज करवा दिया मैंने चीजों को यहाँ तक। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक है, ठीक है। उसके बाद भूकंप का जो है डिस्ट्रीब्यूशन, भूकंप का वितरण। भूकंप का वितरण कैसे है ये देख लो आप लोग। तो ये आपका जो है ना, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री कौन सी है, जो ये वाला क्षेत्र है, दिस रीजन इज कन्वर्जिंग, जहां पर प्लेट जो है वो आपस में मिल रही है। कौन सी प्लेट मिल रही है, तो देखो यहां पर जो है आपकी पैसिफिक प्लेट जो है वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे घुस रही है। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है इस प्रकार से, यहाँ पर जो आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो इस प्रकार से, उसके नीचे जो है ये कौन सी प्लेट जा रही है, इसके नीचे जो आपकी जा रही है कौन सी प्लेट, आपकी पैसिफिक प्लेट। उसके कारण जो है यहाँ पर आपका एंडीज पर्वतमाला बनी हुई है, नीचे की तरफ जो, सॉरी, रॉकीज पर्वतमाला बनी हुई है, नीचे की तरफ एंडीज पर्वतमाला बनी हुई है। तो यहाँ पर जो है ये कौन सी है, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री, यानी अभिसारी। यहां पर भी कौन सी है, अभिसारी प्लेट बाउंड्री। तो जहां पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, वहां पर ज्वालामुखी भी ज्यादा आते हैं, भूकंप भी ज्यादा आते हैं, आपको पता होना चाहिए। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है, यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर का जो वलय क्षेत्र है, वहां पर आपके दुनिया के मैक्सिमम जो, यानी आप 2/3 अर्थक्वेक और 2/3 ज्वालामुखी जो है वहीं पर आते हैं, ऐसा याद रख लो, ठीक है। तो कन्वर्जिंग हो गया, एक डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री जो आपकी यहाँ पर होगा मिड ओशियनिक रीजन, जैसे ये डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री का उदाहरण है। यहाँ पर जो अलग हो रही है, ठीक है, यहाँ पर जो आपकी मिड अटलांटिक रीजन है, अटलांटिक ओशियन के अंदर, तो ये जो आपकी डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री कांड भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ आपका, सरकम पैसिफिक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट और मिड ओशियनिक बेल्ट। मिड ओशियनिक में सारी की सारी आ रही है, और मिड कॉन्टिनेंटल वाली जो, यानी जो आपका हिमालय वाला क्षेत्र है, तो वो मिड कॉन्टिनेंटल का उदाहरण है, ठीक है। और सरकम पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन की चारों वाली होगी, ठीक है। उसी के बारे में फिर एक एक करके है। सबसे पहले कौन सा आ गया, मिड ओशियनिक। मिड ओशियनिक आ गया पहले। परिप्रशांत महासागरीय पेटी, यह पेटी प्रशांत महासागर के किनारों पर पाई जाती है, ठीक है ना, प्रशांत महासागर के किनारों पर पाई जाती है। विश्व के लगभग 2/3 भूकंप इस पेटी में आते हैं। यह अभिसारी प्लेट किनारे हैं, तो यहाँ उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं। यहाँ पर कौन से आते हैं, हाई इंटेंसिटी के जो भूकंप है, उच्च तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। ये बात याद रखना। इस पेटी क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार एवं समस्थितिक समायोजन भी होता है, जिसके कारण अधिक भूकंप आते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। इस पेटी में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, जापान तथा फिलीपींस में आने वाले भूकंप सम्मिलित है, ठीक है, ये आइडिया होना चाहिए। मध्य महाद्वीपीय पेटी में कौन से है, तो इसमें आपको यह पेटी अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया तथा यूरेशियन प्लेट के मिलने से होती है। तो यह महाद्वीप के अंदर, जैसे इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से मिली, तो हिमालय बन गया, तो हिमालयन क्षेत्र में अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो यह विश्व के लगभग 21% भूकंप यहाँ आते हैं। भूकंप की तीव्रता जो है, जो आपकी अभिसारी प्लेट हो गई, कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री, तो अधिक होगी, सीधी बात है। हिमालयन क्षेत्र में भूकंप जो है, और भूमध्य सागर में आने वाले भूकंप इसी पेटी से संबंधित है, यानी इसी बेल्ट से रिलेटेड है, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद मध्य महासागरीय पेटी, तो वो आपका मिड अटलांटिक रिज वाला मैंने आपको बता दी रहा है। वो क्यों होता है, वो डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री के कारण होता है। अन्य क्षेत्र कौन से होते हैं, भूकंप अन्य क्षेत्र में जहां डैम है, भ्रंश बन गया, फोल्ट बन गया, विस्फोट कर दिया या माइनिंग कर ली, तो उसके कारण हो जाता है, ठीक है। बस इतना का आइडिया आपको होना चाहिए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपका, भारत में भूकंप कहाँ है। भारत के उत्तरी हिमालय क्षेत्र में भूकंप अधिक आते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र अभिसारी प्लेट किनारों पर स्थित है। कहां पर, उत्तरी हिमालय क्षेत्र में भूकंप अधिक आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि वहां पर कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री है। कौन कौन सी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किसके साथ मिल रही है, यूरेशियन प्लेट के साथ मिल रही है, तो ये आपको पता ही है। इसके कारण जो है यहाँ पर ज्यादा भूकंप आएंगे। यही बात लिखी हुई है इसके अंदर, ठीक है, यही बात जो है इसके अंदर लिखी भी हुई है, राइट। उसके बाद क्या है, भारत के दक्षिणी भाग को अब तक भूकंप से सुरक्षित माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत में भी भूकंप आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, महाराष्ट्र के अंदर लातूर वाला एरिया है, ओसामानाबाद है, यहाँ भूकंप आते हैं। इसके अलावा जो कृष्णा वाला, कृष्णा भीमा जो है बेल्ट है आपकी, और वहां पर एक फोल्ट है, कृष्णा भीमा फोल्ट, तो वहां पर भी आपका कृष्णा भीमा फोल्ट जो है वो भी आपका आपका इस तरह से भूकंपों से
जो है एक तरह से आते रहते हैं वहां पर भूकंप। तो अब भारत के किसी भी स्थान को पूर्णतः भूकंप से सुरक्षित नहीं माना जा सकता, परंतु प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, अतः ये भूकंप से कम प्रभावित है, तो ये पता होना चाहिए। तो भारत में भूकंप का मापन कैसे करते हो, इसके लिए तरीका है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे मापते हैं हम मेदव मेदवेदेव जो स्पूनहर मेदवेदेव स्पूनहर कार्निक स्केल जो है, इसका उपयोग किया जाता है। आप कहोगे सर ये क्या आ गया, ये आ गया एमएस के स्केल बोलते हैं इसको, मेदवेदेव स्पूनहर कार्निक स्केल। इससे हम लोग जो भूकंप के मापन का भारत में यूज करते हैं। इस स्केल का निर्माण 1964 में हुआ था, इसीलिए इसको कई बार क्या कर देते हैं, मेदवेदेव स्पूनहर कर्नली कार्निक स्केल, तो इसके लिए 64 ऐसा यूज कर लेते हैं, 1964 में बना इसलिए। इसके बाद क्या, इस स्केल के द्वारा आघात की तीव्रता को मापा जाता है, ठीक है ना। तो आघात की तीव्रता को जो है मापने के लिए इंडिया में क्या यूज होता है, जो आपका इसके लिए अर्थक्वेक के लिए, तो ये एमएस के स्केल होता है। इसमें 1 से 12 तक जो है वो इकाइयां होती है, जो रोमन आंकड़ों में दर्शाई जाती है। रोमन आंकड़े ऐसे, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से दर्शाई जाती है, ठीक है। बट इंडिया में कौन सी यूज होती है, तो देख लो, भारत में एमएस के 4 से लेके 9 तीव्रता के भूकंप पाए जाते हैं। तो इंडिया में 4 से 9 के बीच में होते हैं, 4 से कम भी नहीं और 9 से ज्यादा नहीं। ये बात आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत में भूकंप का वितरण की अगर बात करूं मैं, तो ये डायग्राम एक बार देख लो। ये डायग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है, 1 मिनट के लिए, अब दिख रहा है आप लोगों को, ये बहुत जरूरी है। भारत में भूकंप का वितरण देखो, नीचे की तरफ आपको दिख रहा है इधर, जोन 5, जोन 5 एमएसके के अकॉर्डिंग कौन सा है। अगर देखें भारत को 1 2 3 4 5 जोन में बांटा गया है। एमएसके जो आपका मेदव देव स्पूनहर जो कार्निक स्केल है उसके अकॉर्डिंग 4 से 9 तक है। तो एमएसके 9 जो है इंडिया का, वो जोन 5 है। वो कौन कौन सा है, ये एरिया भुज भुज गुजरात वाला, ये जम्मू कश्मीर वाला, ये इधर की तरफ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला रीजन। इसके बाद ये जो है नेपाल के अंदर जो आपका ऊपर हिस्सा लगता है उत्तर प्रदेश वाला, तो ये आ गया आपका। इसके बाद जो है इधर वाला ये एरिया हो गया आपका उत्तर पूर्वी राज्यों का। यहाँ पर मैक्सिमम भूकंप की तीव्रता हो सकती है, इसलिए एक इसमें आता है जोन 5 में और एमएसके 9 में आता है। उसके बाद जो ये वाले निशान लगे हुए हैं आपके, दिस रीजन, ये आपका किस में आता है, ये जोन 4 में आता है और एमएसके 7th में आता है, 8th में आता है, सॉरी, एमएसके 8th में आता है, ये वाले एमएसके 8th में है। और जोन जो आपका कौन सा है, 4 में है। तो ये जो है मैं ये कहना चाहूं कि ये जोन 5 है, ये जोन 5 है, ठीक है, जोन 5 है, जोन 5। और जो आपका ये वाला है, ये जो जहां पर ये लगे हुए हैं इस प्रकार के, ये जोन आपकी कौन सी है, ये जोन जो आपकी 4 है, राइट। इसके बाद जोन 3 के अनुसार आता है, जोन 3 जो आपकी जो ये वाला हिस्सा है, दिस इज जोन 3, ये जोन 3 है, ठीक है। और जोन 2 में कौन सा आ रहा है, जो ये बाकी बच गया, ये जोन 2 में आ रहा है। तो सबसे ज्यादा तीव्रता कहां होगी, जोन 5 में, फिर जोन 4 में कम, जोन 3 में, जोन 2 में और कम। इसी प्रकार एमएसके, इसके आगे लिखा हुआ है इसका एमएसके क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका क्या है, यह जोन अभिसारी प्लेट के, अच्छा एक सेकंड, ये नीचे और है बात। जोन 5 क्या होता है, बहुत अधिक जो है ना, वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन कहते हैं इसको। तो वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन कौन सी है आपकी, जो आपकी जोन 5 जो है, ठीक है ना। जोन 5 जो है वो क्या है, वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन है आपकी, ठीक है। ये जो है वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन है, ये पता होना चाहिए, राइट। ये डायग्राम आप याद रखोगे तो आपको ध्यान ही रहेगा, ठीक है। अभिसारी प्लेट किनारे हैं इसलिए है, यहाँ अत्यधिक तीव्रता वाले आते हैं, विनाशकारी होते हैं, ये सब पता होना चाहिए, विनाशकारी होते हैं, ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राज्य, बिहार का उत्तरी भाग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा गुजरात के कच्छ जिला सम्मिलित है। फिर जोन 4 आ गई, एमएसके के अकॉर्डिंग जोन 4 जो है, और एमएसके के अकॉर्डिंग आपकी 8th है ये। हाई डैमेज रिस्क जोन में आती है, एमएसके 8 तीव्रता के भूकंप आते हैं, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है, कौन कौन सा क्षेत्र है तो वो भी लिखा हुआ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, गुजरात शामिल है। इसके बाद जोन 3 आ जाएगा आपका, इसका नाम मीडियम डैमेज रिस्क जोन पे है। और इस क्षेत्र में जो है 7 के आते हैं, अत्यधिक जो है भारत के अधिकतम राज्य जोन 3 में आ जाते हैं। जोन 2 एमएसके 6, इसे लो डैमेज रिस्क जोन कहा जाता है। तो बस इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद है फिर आपका, भारत में पहले जोन 1 में था, परंतु अभी भारतीय मानक ब्यूरो ने जोन 1 को जोन 2 में मिला दिया है। तो जोन 1 जो है अभी भारत में हम लोग मान के ही नहीं चलते, जोन 1 को जोन 2 में शामिल कर दिया, ठीक है। इस ब्यूरो के अनुसार भारत का 46% क्षेत्र अभी भी भूकंप के से कम प्रभावित क्षेत्रों में
सम्मिलित है। 40% अभी भी भूकंप से कम प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है अभी भी भारत का। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से दक्षिणी भारत एवं उत्तर पश्चिमी भारत सम्मिलित है, जहां पर कम आते हैं। ठीक है। अंततः भारत का 54% क्षेत्र अभी भी अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सम्मिलित है। ये बात भी तो है फिर। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, भूकंप के प्रभाव। नकारात्मक क्या है, सकारात्मक क्या है, देख लेते हैं। नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं भूकंप के। नकारात्मक प्रभाव भूकंप विज्ञान पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में सकारात्मक है, सॉरी पहले सकारात्मक मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। तो आंतरिक संरचना का अध्ययन, जैसे कि हम लोगों ने देखा सीस्मिक वेव से हम लोग जान पाते हैं सॉलिड किधर है, लिक्विड किधर है, पी वेव्स और एस वेव्स के माध्यम से। भूकंप के कारण कुछ भूभाग जो है ऊपर उठ जाते हैं, जिससे जिससे भूमि प्राप्त होती है। कुछ हिस्सा जो है भूकंप आएगा तो ऊपर उठ जाएगा, जिससे आपको लैंड मिल रही है, उस पर आप काम कर सकते हैं, उस पर रह सकते हैं। भूकंपीय गतिविधियों के कारण तटवर्ती क्षेत्र का कुछ भाग धंसता है, तो उससे गहरे बंदरगाहों का निर्माण भी हो सकता है। ये सब फायदे भी है। नुकसान क्या है, डिस्ट्रक्शन होती है, जान माल चली जाएगी, लोग मर जाएंगे, क्या करेंगे भूमि का। ठीक है ना, तो इस तरह का माहौल भी बन सकता है। तो नकारात्मक के जान माल की हानि, डिस्ट्रक्शन होगा चीजों का बहुत ज्यादा, तो इस तरह का विनाश होगा। भूकंप के कारण अन्य आपदाओं को बढ़ावा मिलता है। भूस्खलन है, हिमस्खलन है, बाढ़ आदि सब आ जाता है फिर। ठीक है ना, एकदम हिल गई अर्थ तो डैम टूट सकता है आपका, नदी किनारे टूट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो बाढ़ आ सकती है। तो भूकंप के कारण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूप से भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये आपको पता होना चाहिए सारी बातें। मेरे ख्याल से ये टॉपिक ओवर हो गया है हमारा अब। ठीक है। तो ये अर्थक्वेक जो हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ दिया है, और आप लोगों ने इसको ढंग से देख लेना है। मेरे ख्याल से इसके बाद क्वेश्चन कोई गलत नहीं होना है, लेकिन एनसीईआरटी ढंग से पढ़नी है फिर भी। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट चीजें कवर कर दी थी इसमें, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी आपको ढंग से पढ़नी है। और आप लोग यूं ही तैयारी करते रहिए। मैं आपको फटाफट ज्योग्राफी रिवाइज करवा देता हूँ। और वो आपका पॉलिटी वाला काम जो है, पॉलिटी का उस चैनल पे दूसरे पे डाल ही रखा है। और अजय बुढ़ानिया वाले पे अगर वहां से कुछ देखना हो तो पॉलिटी जो है कंप्लीट करके वहां डाल दी। ज्योग्राफी की आपको यहाँ मिल रही है, हिस्ट्री सर करवा ही रहे हैं। आप लोग बस पढ़ते रहिए, फटाफट से रिवाइज करते रहिए चीजों को। बाकी देखते हैं एचसीएस के बाद क्या करना है। एचसीएस तक पूरा रिवीजन पे ध्यान लगाइए, जो जो बताया हुआ है वो पढ़ते रहेगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।